लगातार सरकार और संघ के बीच जो बातचीत चल रही थी उसमें आज प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, लेकिन सरकार के कामकाज की जो भी समीक्षा या जो भी जानकारी उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। हम सीधे आपको वहीं पर ले चलते हैं। दत्तात्रेय होसबोले और मनमोहन वैद्य की मौजूदगी में उनके भी कुछ अनुभव है। कई वर्षों से जीवन के विविध क्षेत्रों में जिन उद्देश्यों को, सपनों को लेकर अपने कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उस दिशा में शासन के द्वारा भी कुछ काम क्या हुआ है वो भी मंत्री महोदय ने यहाँ बताए। लोगों ने भी, जो कार्यकर्ता आए थे, अपने आकलन वगैरह विचार किए। समाज जीवन में काम करने वाले संघ समाज के ताकत के आधार पर काम करता है। सरकार के शासन से किसी प्रकार के अनुदान या शासन कौन कर रहा है इसके कारण संघ का काम नहीं चलता। लेकिन किसी भी देश में, समाज में शासन के सत्ता के जो महत्व है, सिग्निफिकेंस है, उसको संघ भी जानता है, मानता है। तो इसलिए संघ के विचार के नजदीक या उस विचार से प्रेरणा लिए हुए लोग देश के सत्ता जब संभाल रहे हैं, स्वाभाविक है, कुतूहल भी है, कार्य कैसे उनके हो रहे वो भी बताएं और अपने अनुभव से अलग अलग संगठनों में कार्य करने वाले कार्यकर्ता भी इनपुट्स दें। ये विचार यहाँ हुआ। 3 दिनों में हमने कुछ विषयों पर चर्चा की है। अहम विषय वैसे हैं देश के एकता, सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इन विषयों के बारे में संघ के स्वयंसेवक का हमेशा जागरूक भी रहता है, उस विषय में सेंसिटिव भी रहते हैं। तो इसलिए देश के सुरक्षा के संबंध में कुछ विषय आए। तो देश के सुरक्षा के संबंध में अपने सब प्रकार के ताकत को एनहांस करने के लिए, कैपेबिलिटी अपने देश के बढ़े, इस दृष्टि से आंतरिक सुरक्षा के संबंध में कई प्रकार के जो आज टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी के सामने कई विषय, माओवाद, हिंसा, इन सारे विषयों को मुकाबला करने के लिए समाज की शक्ति भी बढ़े, शासन भी उस दिशा से सही नीति अपनाए। ये वर्षों से संघ के कार्यकर्ता सोचते रहे। उस दृष्टि से कुछ यहाँ इनपुट्स भी मिले, चर्चा भी किए। आने वाले दिनों में और अच्छे प्रयास कैसे हो सकते हैं इसके बारे में कुछ सुझाव लोगों ने दिए। वैसे ही आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में भी भारतीय चिंतन और विचार, इस आधार पर वर्तमान काल में, आधुनिक समय में अनुकूल, युगानुकूल मॉडल्स को हम विकसित करें। पश्चिम के कई मॉडल्स आज फेल हो गए हैं। वहां भी लोग चौराहे पर खड़े हैं, वहां भी गरीबी के, जीवन के सुख दूर दूर हो रहा है, इसके अनुभव कर रहे हैं। तो इसलिए डेवलपमेंट मॉडल क्या हो, पर्यावरण की रक्षा भी हो, विकास भी हो, इस संतुलन को कैसे बनाए रखें, इस दृष्टि से छोटे मोटे जो प्रयोग हो रहे हैं, सफल प्रयोग हो रहे हैं। जैसे चित्रकूट में नानाजी देशमुख जी ने एक सफल प्रयोग किया, ऐसे कई हैं, उदाहरण तो बहुत हो सकते हैं। लेकिन पूरे देश में इस प्रकार के एक विकास के मॉडल के संदर्भ में भारतीय विचार, पहचान, आचरण, इन सबको ध्यान में रखकर कैसे विकसित करें, ये विचार हमने किए। बहुत महत्वपूर्ण विषय यह है कि आज ग्रामों में लोग नहीं रहते हैं। बहुत ग्राम धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। गांव के जीवन से लोग शहर के तरफ भाग रहे हैं। कारण क्या है? कमाई, पढ़ाई और दवाई, इन 3 कारणों से गांव छोड़ रहे हैं लोग। अच्छे आर्थिक कमाई चाहिए तो शहरों में जाना चाहिए, ऐसे हो गया है। पढ़ाई चाहिए तो नगर में आना चाहिए, दवाई चाहिए तो नगर में आना चाहिए। तो इसलिए ग्राम के अंदर इन चीज़ों को हम कैसे उपलब्ध करा सकते हैं, तो इसलिए सुखी ग्राम जीवन कैसे करें, इसलिए आर्थिक संरचना, आर्थिक मॉडल क्या हो, इसके बारे में कार्यकर्ता अपने जीवन में जो अनुभव किए हैं और चिंतन भी है, उन्होंने विचार किया। सरकार में काम करने वाले मंत्री महोदय यहाँ जो आए हैं, उन्होंने भी अपने विचार रखा। वैसे ही
शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के भारतीयकरण के विचार संघ के स्वयंसेवक शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले बहुत वर्षों से कहते आए हैं। तो शिक्षा के भारतीयकरण और आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय चिंतन के मूल्य शिक्षा है, बाकी है चरित्र बनाने की शिक्षा है, इसको विकसित करना चाहिए। एंड एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल, जियोग्राफिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली अफोर्डेबल, सोशली इंक्लूसिव, ऐसे शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा के दायरे से कोई बाहर ना रहे। अभी अभी हमने देखा साक्षरता के 72 या 74% साक्षरता देश में। क्या हम 100% साक्षरता को आने वाले 4-5 वर्षों में इसको हम साधित कर सकते हैं क्या? इसलिए सामाजिक सहभाग भी होना चाहिए। स्वयंसेवी संस्थाएं भी काम कैसे हम कर सकते हैं, इस विषय के बारे में विचार किए। और शिक्षा महंगी होती जा रही है, तो शिक्षा महंगी ना हो इसलिए शिक्षा के व्यापारीकरण पर रोक लगे। तो इस दृष्टि से गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एफर्ट्स, ये दोनों होना पड़ेगा। इन सारे विषयों के बारे में कुछ चर्चा हुई। भारत एक सार्क देशों के सदस्य है, तो भारत के एक परिवार जैसे सांस्कृतिक संबंध है पड़ोसी देशों के साथ। नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान, बांग्ला भी हो, भले ही अपने शरीर के ही टूटकर वो बने हुए हैं दो देश, तो पाकिस्तान और बांग्ला। तो इसलिए स्वाभाविक है यहाँ रहने वाले लोग अपने ही परिवार के हैं। कभी कभी संबंधों में जैसे भाई भाइयों में भी हो जाता है, ऐसे कुछ दशकों में हुए होंगे, लेकिन इन चीज़ों को भूलकर हम पड़ोसी देशों के साथ अपने सांस्कृतिक संबंध, अपने इतिहास के साथ, भूगोल के साथ जो जुड़े हुए हैं वो और अच्छे कैसे हो सकते हैं, इस दृष्टि से भी थोड़ा सा पड़ोसी देश के बारे में भी हमने विचार किया। वैसे ही समाज के कमजोर वर्ग, दुर्बल वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, श्रमिक वर्ग, इनके जीवन स्वाभिमान से हो, समृद्धि से हो। भले हर घर के अंदर हम कार तो नहीं दे सकते, किसी भी देश में संभव नहीं होगा, लेकिन स्वाभिमान से जी सकते हैं। तो इसलिए सभी के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की न्यून आवश्यकता तो मिलनी ही चाहिए, उसके साथ साथ एक सम्मान के, स्वाभिमान के, सुरक्षा के जीवन मिले। इस दृष्टि से कैसे योजना बन सकती है? संघ के स्वयंसेवक सेवा कार्य से बहुत सारे प्रकल्प चलाकर लोगों के स्वावलंबन के विषय के तरफ तो बने। सरकार के भी कुछ अहम भूमिका इसमें होती है, तो इसलिए उस दृष्टि से भी कैसे हो सकता है, इसके बारे में कुछ सुझाव भी आए हैं, कुछ चर्चा किए। स्वाभाविक है कि संघ इस देश के सांस्कृतिक परंपरा के बारे में विशेष आग्रह रखता है। अपने देश के तीर्थ स्थान हैं, मंदिर हैं, सांस्कृतिक परंपरा है, अपने देश के मेले हैं, तीज त्योहार हैं। इन सारे विषयों के कारण पूरे देश के अंदर एक एकता, अखंडता बनी हुई है। इन चीज़ों को यदि ठीक रखना है तो वहाँ के स्थान ठीक रहे, स्वच्छ रहे, शुद्ध रहे, वहाँ के प्रशासन ठीक हो, और विदेशों में रहने वाले भारतीय भी जब यहाँ आते हैं उनको बार बार यहाँ आने की इच्छा हो। इस दृष्टि से अपने सांस्कृतिक केंद्रों के, ऐतिहासिक केंद्रों के एक अच्छे रखरखाव हो। इस दृष्टि से क्या करना चाहिए, इन सारे विषयों के बारे में हमने चर्चा की। बहुत सार्थक, लाभकारी चर्चा हुई। और यह एक सरकार की कोई समीक्षा बैठक तो नहीं थी, विचार और अनुभव के आदान प्रदान, यही इस समन्वय बैठक की विषय था। इसको समन्वय चिंतन बैठक ऐसे हमने कहा। यहाँ कोई निर्णय लेने वाले विचार नहीं था, बिकॉज दिस इज नॉट ए पॉलिसी मेकिंग बॉडी। पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ द RSS is अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल एंड प्रतिनिधि सभा. Generally we decide our policies of the RSS there. Here the Swayamsevaks who are active in various organizations and various walks of life, they have come to share their thoughts, give their inputs. So that has been very beneficial, and the coordination would definitely be better. And in total I can say, because of these 3 days exercise, the Swayamsevaks will go back to their areas to work with doubled vigor. तो ऐसे हुआ है। धार्मिक जनगणना पे कोई चर्चा हुई क्या? वन एट ए टाइम जनगणना को लेकर चर्चा हुई। धार्मिक जनगणना के बारे में जिक्र तो आया, हमने पूरा रिपोर्ट अभी देखे नहीं है, इसलिए हमने 2-4 कार्यकर्ताओं को इस विचार के बारे में कहा है
ये जो धार्मिक जनगणना हुई है इसके बारे में एक अपने दृष्टि से अध्ययन करके हुए एक रिपोर्ट बनाए। अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक रांची में होने वाली है, वहां हम इस विषय को लेंगे। मैं 4-5 लोगों से ले सकता हूँ। दादा जी, ये कांग्रेस कह रही है कि गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स आके यहाँ प्रेजेंटेशंस वगैरह कर रहे हैं, आप उनके वर्क का अप्रेजल कर रहे हैं, जैसे एंड अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की आपकी तरफ है बजाय इसके कि पीपल ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी के लिए वो क्या है? कांग्रेस क्या कहता है इसको उत्तर देना संघ के वैसे तो कोई हमारे नहीं बनता है, तो इसलिए जिन्होंने रिमोट कंट्रोल के इतने चलाए हैं उनको कहने के नैतिक अधिकार भी नहीं है। आर्टिकल लिखा ऑर्गेनाइजर में, उसके बारे में क्या पॉइंट को आप एंडोर्स करते हैं? प्रवीण भाई तोगाड़िया चर्चा के लिए विषय रखे हैं तो लोग चर्चा कर सकते हैं, बहस के लिए है, वो कोई किसी विश्व हिंदू परिषद के या किसी के एक अभिप्राय ऐसे करके उन्होंने नहीं कहा है। डॉक्टर जी, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो संघ का एजेंडा लेकर आगे काम कर सकेगी और कर रही है? अभी तक आप खुश हो उससे? संघ के ऐसे कोई एजेंडा सरकार के लिए हमने दिया ही नहीं। भारत के लोगों के मन के एजेंडा को लेकर भारत के सरकार काम करे और नरेंद्र मोदी नेतृत्व के सरकार इस दिशा में आगे बढ़े, यही हमारी कामना है और काफी हद तक उस दिशा में वो जा रहे हैं। एक मिनट, आपने कहा कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो ऐसे ही हैं कि जैसे एक शरीर से निकलकर टुकड़े बने हों, तो हमें कोई तनाव भी हो तो उनके साथ भाई भाई जैसा संबंध रखना चाहिए। पाकिस्तान की ओर से जिस तरह का प्रोवोकेशन रोज हो रहा है और पिछले 1 महीने में बहुत तेजी से घटनाएं बढ़ी हैं, क्या आपको लगता है कि भारत सरकार के लिए मुमकिन है भाई भाई जैसे संबंध स्थापित कर पाना? भारत में कौरव और पांडव भी भाई भाई थे, धर्म संस्थापना के लिए सब करना पड़ता है। एक मिनट, वहाँ बैकवर्ड क्लास के लिए थोड़ा एक मिनट सुनने। वन रैंक वन पेंशन का सवाल आज पूरे देश को मच रहा है। हमारे देश के जो जवान है वो जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार ने आश्वासन दिया लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। क्या ये विषय चर्चा में आया? यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित भाई आए थे, उन्होंने कहा इस विषय का हम जल्दी इस मसला को सॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने कुछ विचार भी रखे, तो हमारे विश्वास है भारत के सरकार ने जो आश्वासन दिया है उसको शीघ्रता में ही उसके वो सॉल्व करेंगे और उन्होंने कुछ विचार बताए भी है, वो उनका एरिया है, डोमेन उनका है, वो उत्तर देंगे, हमारा विश्वास है हो जाएगा। 3 दिन की बैठक हुई, चाहे गंगा जी पर हो या फिर शिक्षा पर हो या फिर राम मंदिर का बयान हो, आर्थिक हालात हो, सरकार ने अपने पक्ष रखे। 10 कैबिनेट मंत्री यहाँ पर 3 दिन से डेरा डाले हुए। क्या संघ सरकार के सभी कामकाज से संतुष्ट है या फिर कई चीजों में उसे लगता है सरकार को और भी काम करना होगा? कुछ नाराजगी भी है? कोई नाराजगी नहीं है, 14 महीने हुए हैं और भी समय है और बहुत सारे काम करने हैं। दिशा ठीक है, उपलब्धि अच्छी है और आगे बढ़ेंगे। किसी भी विषय को कहीं भी संतुष्टि ऐसे 100% हर एक को नहीं कह सकते और जितना हुआ है इसमें हम दिशा ठीक है, लगन ठीक है, प्रतिबद्धता अच्छी है। इस दृष्टि से हम कह रहे हैं कि ये आगे बढ़ने चाहिए, बढ़ेगा। इतना ही हम इनपुट दे रहे थे, हम समीक्षा नहीं कर रहे थे। आप उपलब्धियों की बात की है, तो व्हाट इन योर ओपिनियन आर द मेन अचीवमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट सो फार? That the government will tell definitely, but one thing, it has raised the aspirations and also the hope and confidence in the government for the first time ever in the history of this country. The expectation that this government has raised and also the confidence that it has created not only within India, outside Indians wherever they are, that is the most welcome thing. That is the assurance that this government has definitely given. जितेंद्र जी जितना उत्साह था लोगों में 14 महीने पहले, इस 14 महीने में बड़ी तेजी से लोगों के अंदर कुछ निराशा सी। मैं सरकार के बारे में नहीं कहूंगा, संघ के बैठक है, समन्वय बैठक है। लोगों के उत्साह कितना हुआ नहीं हुआ ये आकलन आप लोग भी कर रहे हैं, देश को आप भी देख रहे हैं, तो इसलिए उसमें मेरा कहना नहीं है। कहना इतना ही है, यहाँ हम विचार को आदान प्रदान करने के लिए बैठे थे, समीक्षा नहीं कर रहे थे। दत्ता जी, RSS also has a very civilizational project. There are crucial issues like Ram Temple and Article 370. Did they come up for discussion in the meeting?
आपके बाद एक लास्ट प्रश्न बाएं तरफ से लेता हूं, यहाँ लिया एक प्रश्न लेता हूं, ले आई एम गोइंग टू आई विल आंसर हिम फर्स्ट। तो आपने जैसे सिविलाइजेशनल क्वेश्चन का, आई थैंक यू बिकॉज यू हैव पुट द टर्म इट इज सिविलाइजेशनल, थैंक यू फॉर दैट। एंड सेकेंड थिंग इज राम जन्मभूमि वगैरह के जो है संघ ने पहले से ही कहा है, हिंदू समाज के संत महात्मा धर्मात्मा धर्म संसद इस विषय को समय समय पर वो दिशा देते हैं, कार्यक्रम तय करते हैं। संघ कार्यक्रम नहीं तय करता, संघ इस पर डिमांड नहीं करता। संघ इतना ही है, धर्माचार्य ने जो विषय तय किया है उस दिशा में हम चलते हैं। ऐसे पहले दिन से हमारा कमिटमेंट है, राम जन्मभूमि पर मंदिर होना चाहिए। जैसा हम सब जानते हैं आज कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट में वो विषय है, तो इसलिए सुलझाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने के पहले मैनिफेस्टो में जो कहा है उसको उस दिशा में जाएंगे। समय है, उन्होंने अपने टाइम टेबल बनाया है, वी विल वेट फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन अकॉर्डिंग टू देयर टाइम टेबल। सिद्धार्थ जी 3 दिनों में 10 से 12 मंत्री यहाँ पर आए, आपसे चर्चा की, क्या उन्होंने किसी तरह की जानकारियां देकर उन्होंने अपनी पद और गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन किया, शपथ तोड़ी है? कोई ऐसे नहीं हुआ। कोई भी मंत्री किसी भी सभा में जाकर सरकार के कार्यक्रम क्या होते हैं वो जो बताते हैं उतना ही बताया। गोपनीयता के कौन से इसमें हुआ मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। कोई भी मंत्री समाज के किसी भी समूह के CII में जाते हैं, फिक्की में जाते हैं, पत्रकारों के सामने आते हैं, अपने समाचार वो नहीं रखते हैं क्या? ऐसे हमने कहा हम इस देश के नागरिक है, वी आर नॉट एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव एवरी राइट टू आस्क ए मिनिस्टर आल्सो इफ नेसेसरी। Where does the question of secrecy come here? I feel this is unnecessarily this such things are being raised. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करने वाले संघ के स्वयंसेवक इस देश के नागरिक हैं, उस विचार से जुड़े हुए स्वयंसेवक मंत्री महोदय बने हैं। वो लोग अपने विचार को जैसे समाज के किसी भी समुदाय में रखते हैं इस समुदाय में रखा। आप भी कल प्रेस क्लब में बुलाइए, मंत्री लोग आएंगे, विचार रखेंगे। कहिए Sir, what is the one message you would like, RSS would like to give Prime Minister Modi when he comes? No. The message he is giving, and that No, message, what is the message RSS will give? RSS did not give the message. He knows very well. Bharat Mata ki Jai. That is the message we have given. Thank you. नमस्कार। नहीं अभी नहीं। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। तो दत्तात्रेय होस बोले कि ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी खत्म हुई और इसमें उन्होंने जिन मुद्दों को रखा उन मुद्दों से इतर दो बातें बहुत साफ कही गई कि समन्वय चिंतन बैठक थी, कोई फैसला लेने वाली ये बैठक नहीं थी, गोपनीयता का मसला नहीं है। मंत्री आए और मंत्री चूंकि आरएसएस से निकलकर राजनीतिक तौर पर गए हैं और राजनीतिक संगठन में होते हुए मंत्री बने हैं तो एक कौतूहल भी रहता है वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इसलिए कमोवेश हर उस मुद्दे पर जिसको लेके आरएसएस की एक अपनी चिंता रहती है, विचारों का आदान प्रदान हुआ और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। चूंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद अब प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे और उनकी मुलाकात होनी है। संघ परिवार के जो 93 प्रतिनिधि वहां पर मौजूद होंगे उनसे ही बातचीत होनी है। ये तमाम स्थितियों के बीच जो भी मुद्दे थे, हमारे साथ चूंकि ये राजनीतिक पार्टियों के नेता भी जुड़े चुके हैं, संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, पीएल पुनिया साहब कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ संघ के आइडियोलॉग राकेश सिन्हा भी जुड़े हुए हैं। लेकिन पीएल पुनिया साहब, एक सवाल एक पत्रकार ने पूछा कि ये कांग्रेस कहती है कि रिमोट कंट्रोल से सरकार आरएसएस चला रही है, तो जवाब उनका था कि नैतिक अधिकार नहीं है कांग्रेस को ये पूछने का जो खुद रिमोट से चलते रहे। पीएल पुनिया साहब, देखिए जो उन्होंने कहा उसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर या यूपीए सरकार पे लगते रहे और इसमें फ़र्क है। ये देश का सरकार या संचालन वो संविधान के अनुसार होता है और संविधान में आप जानते हैं अच्छी तरह से कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कैंडिडेट फील्ड करते हैं, जो चुन के आते हैं उसमें से जिसका बहुमत हो सरकार बनेगी और सरकार उसी हिसाब से चलती है। जो आरएसएस का जो आज समन्वय बैठक की जो बात कर रहे हैं, तो समन्वय किसके बीच में? इसका मतलब है कि वो किसी के बीच में जो जवाबदेही निर्धारित कर रहे हैं
तो जवाबदेही देश के सामने, संसद के सामने सरकार की हो सकती है, और विचार विमर्श जो करना हो वो जरूर करें, लेकिन जवाबदेही इस तरह से संघ के सामने ये नहीं हो सकती। ये संविधान के विपरीत है। और जो संघ जो है वो कोई चुना हुआ व्यक्ति नहीं है, चुना हुआ संगठन नहीं है। जो इनके प्रमुख हैं, जितने लोग हैं, वो चुने हुए लोग नहीं हैं। वो चुने हुए लोगों से के प्रति जवाबदेह सरकार हो सकती है। उन्होंने कहा कि लोगों ने आया, बताया, सब कुछ बताया, और देश विदेश के सब हुए, जो अंदर जो आपस में पाकिस्तान और बांग्लादेश उसके आपस में कहें कि ये हमारे भाई हैं, भाइयों में झगड़ा हो जाता है। मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहता हूं कि देश में जो अनुसूचित जाति, इनके लिए कहा कि स्वाभिमान की भी जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान के साथ स्वाभिमान है, तो मैं पूछना चाहता हूं कौन सा स्वाभिमान दिया? आज उनको बराबरी में तो बैठने नहीं देते। और संघ के लोग, मैं पूछना चाहता हूं कि दलित समाज के ऊपर जब भी कोई अत्याचार की घटना होती है, कोई सामने नहीं आता है, कभी कभी कोई सामने नहीं आता है, और मंदिरों में प्रवेश करने नहीं देते, जगह जगह जाते हैं। ये कुछ सवाल हैं पीएल पुनिया साहब जो आप कह रहे हैं, हमको लगता है कि बीजेपी के नेता भी हमारे साथ हैं। पुनिया साहब हमारे साथ बीजेपी के नेता भी हैं। एक बड़ा शिफ्ट तो नजर आया संबित पात्रा जी, पहली बार लगा, क्योंकि सार्क देश का जिक्र उन्होंने खुद किया, कोई पत्रकार का सवाल नहीं था, और उसमें उन्होंने जिक्र किया जैसे भाई भाई की लड़ाई, कौरव पांडव शब्द तक का जिक्र किया गया। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के संदर्भ में भी जिक्र किया गया। क्या ये शिफ्ट है संबित पात्रा जी? ये बांग्लादेश और पाकिस्तान, पुनिया जी पूरा अपना बोल दे पहले। मैं एक मिनट लूंगा, मैं एक मिनट लूंगा। इनके बीच में जरूर कहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो निरंतर जो सीज फायर वायलेशन हो रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट, उसमें टेररिस्ट आ रहे हैं, उसके बारे में तो कुछ नहीं बताया। आपने कहा कि हमने देश विदेश के सभी मामलों में चर्चा की है, लेकिन नहीं, हम इसीलिए कह रहे हैं पुनिया साहब, हम इसीलिए उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये एक बड़ा शिफ्ट नजर आ रहा है जो जनता साहब, यही हम उनसे पूछना चाह रहे हैं। के मुद्दे हैं, अब तो वो जनता के दिमाग में ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे में इसीलिए उनसे सवाल कह रहे हैं कि हमें भी बड़ा शिफ्ट नजर आ रहा है। पहली बार शिफ्ट एक नजर आ रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के संदर्भ में जो कहा गया है। संबित पात्रा जी, देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है हमारे बड़े हैं पीएल पुनिया साहब बहुत परेशान हैं। या तो उनको उस समन्वय बैठक में जाना चाहिए था, या तो वो वहाँ थे, बहुत ज़्यादा जानते हैं हमसे भी, तो दोनों में से आप चिंता करें। पुनिया जी, आपको भी वहाँ जाना चाहिए। दूसरी बात, आप देखिए पुनिया जी, आपका एक जो स्टेटमेंट था उसका प्रेमाइस गलत है। आपने कहा कि जो चुनी हुई सरकार होती है वो उसकी जवाबदेही केवल चुने हुए लोगों के। वहाँ जाना चाहिए था, क्यों जाना चाहिए था ये तो बता दें। हाँ, पूछा हमें क्यों जाना चाहिए था ये तो बता दें। आप परेशान लग रहे हैं। क्यों जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए था? जानने के लिए इच्छुक हैं आप सवाल ये क्या पूछ रहे हैं? आप ये क्या सवाल पूछ रहे हैं? बैठ क्या मुझसे सवाल पूछा है? मैं बात नहीं कहूंगा अपनी। दीजिए पूरा। मैं समन्वय बैठक में क्यों जाऊंगा? इनको बोलिए थोड़ा शांत। बताइए, हमारे परिवार में बैठक हो रही है, पूरी परेशानी पुनिया जी को हुआ पड़ा है। क्यों परेशान हुए पुनिया जी? थोड़ा बोलने दीजिए हमको, शांत हो जाइए। नहीं, एक मिनट। नंबर 1, पुनिया जी आपने कहा ये चर्चा के लिए बुलाया है, तो हम डिस्कशन आगे बढ़ा पाएं। बुलाते, एक मिनट रुक तो जाइए। बुलाया है, चर्चा के लिए बुलाया है, तो आप इस तरह की इस बात क्यों कर रहे हैं? अरे चंद मिनट पहले प्रधानमंत्री का काफिला भी पहुंच गया है मध्यांचल, जहां पे बीते 2.5 दिनों से बैठक चल रही थी। सरकार के तमाम मंत्री वहां पर पहुंचे थे और तमाम चिंतन हो रहा था लगातार। ये आपको दिखा रहे हैं, कुछ मिनट पहले प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचा है मध्यांचल में, और 2 तारीख को जो बैठक शुरू हुई थी संघ और सरकार के साथ, और उसमें बीजेपी के अध्यक्ष की भी भागीदारी थी, अमित शाह भी वहां पर पहुंचे थे, और एक तरह से पार्टी, सरकार और संघ के भीतर एक समन्वय बनाने की कोशिश थी। अलग अलग मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय तौर पर लोग क्या सोचते हैं और संघ क्या सोचता है उसे बताने की स्थिति थी। इन सबको अपने तरीके से दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से बताया गया कि दरअसल ये एक समन्वय चिंतन बैठक थी, इसमें कोई फैसला नहीं लिया गया, और इसमें कई मुद्दे ऐसे थे जिनको लेकर संघ लगातार काम करता रहता है, और उसी से वो परिचित कराने की कोशिश कर रहा था सरकार को, क्योंकि सरकार को नीतियों के तहत काम करना है। तो किसी तरीके से कोई ऐसा नहीं था कि मंत्रालय के भीतर या मंत्री क्या कर रहा है उसकी जानकारी वो देने आ रहा था, ये बात नहीं थी। तो प्रधानमंत्री पहुंचे, इसका एक मतलब यह है कि जो बैठक चल रही थी उस बैठक के हिस्से के तौर पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी इस बैठक में नजर ना आए, इसीलिए ठीक
उनके पहुंचने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और खत्म भी हो गई, जिसमें कई बातों का जिक्र भी किया गया। हम लगातार इसी पे चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ चूंकि जुड़े हैं संबित पात्रा जी। एक सवाल बड़ा सीधा हमें लगता है जवाब आना चाहिए, चूंकि बीजेपी ही नहीं आरएसएस भी कहती रही, जब सत्ता में बीजेपी नहीं थी उस वक्त जो पाकिस्तान को लेकर मूड था, या कहें शुरुआती दौर में जो पाकिस्तान को लेकर सत्ता में आने के बाद, उसमें आपको शिफ्ट नहीं लग रहा है कि भाई भाई हैं, कौरव पांडव की लड़ाई है? ये स्थिति क्या बताती है संबित पात्रा जी? देखिए संघ का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, जो मूल विचार हो, ये मूल विचार यही है कि वसुधैव कुटुंबकम। और आपको अच्छी तरह पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसुधैव कुटुंबकम ये जो वाचन है, इसका लगभग हर स्पीच में जो कि विश्व पटल में रखा जाता है प्रयोग करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से चाहे राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से कैसे भी रिश्ते क्यों ना हो किसी भी पड़ोसी देश या अन्य मुल्क के साथ, मगर एक भाईचारे और अमन का जो हमारा मूल उद्देश्य है उस पर कभी भी हिंदुस्तान में प्रश्न नहीं लगा है, और इसी विषय को संघ ने आज आगे बढ़ा के रखा। इसका मतलब यह है कि हमें उन पुराने बयानों को दिखाने की जरूरत नहीं है जिसमें सरसंघ चालक इस बात का जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे हमला बोल देना चाहिए। वहां पर कम से कम वो इसका जिक्र करते थे, अखंड भारत की सोच थी, इसका जिक्र तो बहुत पहले से होते आया है। ये सारी चीजों की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, दोबारा नहीं कहना चाहिए। देखिए पहली बात तो है, जहां तक अखंड भारत की व्यवस्था है वह एक सोच है और एक सिविलाइजेशनल, जो कि अभी सांस्कृतिक विषय को लेकर आदरणीय दत्तात्रेय जी ने कहा, वो भी हमने सुना कि एक सिविलाइजेशनल फ्लो है, एक विचारधारा, एक सोच, एक सांस्कृतिक रूप से ये भूमिखंड जो है जिसको कि कभी हम भारतवर्ष कहते थे पूरी तरह से, वो एक ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये फिलोसॉफिकली, फिजियोलॉजिकली, ज्योग्राफिकली, डेमोग्राफिकली भी एक ही है। एक ही तरह के विचार, एक ही तरह का व्यवहार, एक ही तरह का खान पान, एक ही तरह की संस्कृति, और ये करोड़ों वर्ष की संस्कृति सभ्यता एकता के कारण ये उपज हुआ है। इसलिए जो अखंड भारत का आप पर्याय ले रहे हैं, मुझे लगता है वो इस सिविलाइजेशनल विषय को लेकर है। दूसरा, पीओके के ऊपर क्या हमारा रुख होना चाहिए वो बड़ा स्पष्ट है। पीओके भारत का ही हिस्सा है, किस प्रकार हम उसमें अपनी रणनीति तय करें और पीओके को भविष्य में अपने अंदर लेके आए जो कि हमारा ही हिस्सा है, इसमें किसी प्रकार का दो मत है ही नहीं। अटैक करें या नहीं करें, देखिए हम अमन पसंद देश हैं, हमारे तरफ से आज तक कभी भी पहल अटैक का नहीं हुआ, चाहे वो न्यूक्लियर ट्रीटी हो जिसमें नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, हम अपने तरफ से कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे विश्व में अमन या शांति खंडित होती हो। राकेश सिन्हा जी, एक बड़ी बात आज कही गई संघ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहा गया कि पश्चिमी मॉडल भी फेल हो रहा है आर्थिक तौर पर, वहाँ भी स्थिति बहुत विकट है। अब सवाल यह है कि जो इकोनॉमिक मॉडल देश ने अपनाया हुआ है, उस इकोनॉमिक मॉडल में चाहे वह विदेशी निवेश का मसला हो, चाहे विदेशी कंपनियों को निमंत्रण देने का मसला हो, चाहे हाल में 2 दिन पहले ही दाल तक बाहर मंगाने की ज़रूरत हो, ये 10,000 टन दाल मंगाया जाएगा, क्या भारत सरकार की सोच और संघ की सोच इकोनॉमिक मॉडल को लेके लगता है इससे कुछ अलग अलग है? प्रसून जी, 2 मॉडल होता है, एक फंक्शनल मॉडल होता है, मोड होता है, और एक आइडियोलॉजिकल मोड होता है। तो सरकार तो अभी फंक्शनल मोड में काम कर रही है। वो फंक्शनल मोड यह है कि अभी तक जो जिस प्रकार की आर्थिक नीति चल रही है उसमें करेक्शन के साथ सरकार काम कर रही है, लेकिन संघ सचमुच में हस्तक्षेप चाहता है। और संघ की विचारधारा को आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों की विफलता के बाद दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कहा था कि हमको एक तीसरा रास्ता चाहिए, थर्ड वे चाहिए। आज संघ उसी दीनदयाल उपाध्याय जी को आधार बनाकर कोशिश कर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि संघ ने कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है, लेकिन संघ की यह कोशिश है कि किसी भी शर्त पर कि हम पूंजीवाद के उस स्वरूप को स्वीकार नहीं करें जिस स्वरूप के कारण अब पश्चिम विफल हो रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो संघ की ओर से है कि नव उदारवादी नीति सिर्फ आर्थिक नहीं है, इसका सामाजिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसको हमने विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा है। तो उस नव उदारवाद में क्या सुधार करें? तो मुझे लगता है भारतीय मजदूर संघ, किसान संघ और स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विद्यार्थी परिषद, सब लोगों का एक मत है कि हम एक करेक्शन करें। विदेश की पूंजी आए तो हमारी शर्तों पर आए, हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को, हमारी पारिवारिक जीवन को। एक सवाल पुनिया साहब, हमको लगता है ये बात बहुत फिलोसफिकली नहीं ली जानी चाहिए
कि आप लोग लगातार कह रहे थे कि रिमोट से सरकार आरएसएस चला रही है। हमने 2014 में आरएसएस के राजनीतिक सक्रियता को पूरे देश ने देखा था। सवाल यह है, अभी देखिए, एक आर्थिक मुद्दा हो, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे सार्क देशों का मुद्दा हो, जो स्थिति संघ के भीतर की है और जो सरकार जिस लहजे में काम कर रही है, आपको क्या लगता है, ये विचारों का आदान प्रदान है या उससे आगे की स्थिति है? देखिए, जो मीडिया के माध्यम से, आप ही लोगों के माध्यम से जो खबरें आ रही थी कि प्रेजेंटेशन मिनिस्टर्स के द्वारा दिया जा रहा है, और उसके पीछे कारण है, क्योंकि पीछे जो स्थितियां बनी थी, संघ से जुड़े हुए जितने संगठन हैं, भारतीय मजदूर संघ है, भारतीय किसान संघ है, वनवासी कल्याण आश्रम है, या स्वदेशी जागरण मंच है, उन सब लोगों ने सरकार की जो कार्य नीतियां हैं उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया था। और आज भी जो बात कही है संघ की तरफ से कि जो विकास मॉडल, ग्रोथ मॉडल, उसके ऊपर कहीं परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जब शहरों की तरफ लोग भाग रहे हैं, हम स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं, लेकिन संघ की तरफ से कहा गया कि स्मार्ट गांव उसकी तरफ होना चाहिए, स्मार्ट यूज नहीं किया। लेकिन उन्होंने कहा कमाई, पढ़ाई और दवाई, जो बेसिकली उसका रोजगार मिले, उसको शिक्षा मिले, वो गांव में ही मिलनी चाहिए, गांव में ही मिलना चाहिए, गांव में ही मिलना चाहिए। ठीक कह रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज है ना। आप लोग जैसे भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे थे, किसान संघ के नहीं, एक मिनट, किसान संघ के नुमाइंदों ने मुलाकात की एसएस अहलूवालिया से, जो संयुक्त संसदीय समिति को देख रहे थे, उनके सामने विरोध प्रकट किया। सरकार ने दबाव में आकर किसान संघ की भी बात समझी, बूझी और उसके बाद वापस ले लिया अध्यादेश। आप लोग भी विरोध कर रहे, तो एक अच्छी बात है ये। विरोध और बैलेंस कैसे भी हो, लेकिन देश के अनुकूल परिस्थितियां बन रही है, तो एक अच्छी बात है। नहीं, जो नीतियां जो बन रही हैं और जिस तरह से ग्रोथ मॉडल की जो बात कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है। मैं तो इसका, जिस तरह से बैठक हुई है, जिस तरह से समीक्षा हुई है, उसका हमने विरोध किया है कि ये जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है, जो हमारा संविधान है, वो इसकी इजाजत नहीं देता है। फिर भी आपने किया है किया। जो बातें हमें कही जवाब लेने, आप ठीक, आपने जो बात बोली, संबित पात्रा जी, एक मैसेज बार बार ये क्यों आ रहा है कि आरएसएस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है? ये मैसेज क्यों आ रहा है संबित पात्रा जी? आपको रिपीट करना पड़ेगा, मैं समझ नहीं पाया, पुनिया जी बीच में बोल रहे हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तर्ज पे आरएसएस मूव कर रहा है, उनके सुझाव, उनके दबाव, उनके विचार जो भी हों, लेकिन लगता कुछ ऐसा ही है। नहीं, पहली बात है, देखिए, आज बिल्कुल संघ ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बड़ी स्पष्टता के साथ कही है, समीक्षा नहीं, समन्वय। मैं उसी से आरंभ करता हूं। और आपका ये कहना कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह पॉलिटिकल सोच क्यों रख रही है? देखिए, हिंदुस्तान एक वाइब्रेंट लोकतंत्र है। वाइब्रेंट लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति नीचे से लेकर ऊपर तक राजनीतिक सोच रखे और उसमें हिस्सेदारी ले, ताकि लोकतंत्र और प्रस्फुटित हो और प्रफुल्लित हो। उसमें किसी प्रकार की बुराई नहीं है, ये तो पॉजिटिव संकेत है। चाहे कोई सबसे बड़ा नहीं, आप पॉजिटिव संकेत का जिक्र कर रहे हैं, सबसे छोटी इकाई, इसमें कोई बुराई नहीं। संबित पात्रा जी, एक मिनट, आप ऐसे मत बोलिए, मेरा कहना आपको थोड़ा समझना होगा। राकेश सिन्हा जी, संघ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? क्या वो इस पॉलिटिकल वाइब्रेंट को मान्यता देता है, या सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन मानते हुए सिर्फ सामाजिक शुद्धिकरण का जिक्र करता है? राकेश जी। नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं। संघ का संविधान तो इसे सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन ही मानता है, लेकिन उस सामाजिक सांस्कृतिक संगठन की संघ की अपनी परिभाषा है। संघ आरंभ से कहा है कि देश की एक वैकल्पिक राजनीति आनी चाहिए, मूल्य अधिष्ठित राजनीति आना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना ही संघ के नाम पर हुआ, संघ के कारण हुआ, दोहरी सदस्यता के सवाल पर हुआ, वही भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। तो मुझे लगता है एक स्वस्थ मैकेनिज्म डेवलप किया जा रहा है कि गवर्नेंस को गैर राज्य अधिकर्ता, नॉन स्टेट एक्टर्स कैसे एक नैतिक तरीके से नियंत्रण रखें। ये नैतिक नियंत्रण के लिए मैं पुनिया जी को याद दिला दूं, गांधी जी कांग्रेस के 54 मेंबर नहीं थे, लेकिन पूरी कांग्रेस उनके शरण में जाती थी और गांधी जी की बात मानती थी। गांधी जी को कोई पद नहीं चाहिए था, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए था, कोई पैसा नहीं चाहिए था,
संघ के जो लोग, हजारों लोग गांवों में, वनवासियों के बीच में, शिक्षा के क्षेत्र में, मजदूर के बीच में काम कर रहे हैं, वो समाज के बीच चाहते हैं। एक इसको मिनट मैं कहता हूं हमको लग रहा है फिर विमर्शात्मक डाइवर्ट कर लोकतंत्र, दिया आपने। डेलिबरेटिव राकेश डेमोक्रेसी। जी आपने फिर डाइवर्ट कर दिया। हमको लगता है कि हम देखिए ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, क्योंकि आपने जैसे ही महात्मा गांधी का नाम लिया हमें भी श्याम प्रसाद मुखर्जी याद आ गए। नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, वो उनके अंदर में कैबिनेट मिनिस्टर थे। वो एक नेशनल दौर था और 1950 के बाद संविधान लागू होने के बाद जब चुनाव होते हैं उसके बाद एक दूसरी स्थिति इस देश के भीतर बनती है। उससे पहले की स्थिति एक दूसरी स्थिति थी।